हेलो दोस्तों। नर्सिंग वाईफाई की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल एमसीक्यू जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट क्लास में हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। अभी आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर ऑफ ए पेशेंट विद एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न। एक पेशेंट है जो क्या है, फुल थिकनेस बर्न का पेशेंट है। तो उस कंडीशन में जो हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? पहला ऑप्शन है लेवल ऑफ पेन, पेन के लेवल को मेंटेन करना। सेकंड है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन की रिस्क है उसको कंट्रोल करना। थर्ड है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को मेंटेन करना। फोर्थ है बॉडी इमेज, तो बॉडी इमेज है वो उसको मेंटेन करना। तो इसमें हम देखेंगे कि फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है, मोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस या लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसका, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने के चांस रहते हैं। पेशेंट के हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने के चांस रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फुल थिकनेस बर्न है उसके लिए सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। यदि हम सेकंड प्रायोरिटी की यदि हम बात करें तो सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगा हमारा लेवल ऑफ पेन, ये सेकंड में आ जाएगा। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थर्ड में आएगा और बॉडी इमेज फोर्थ में आएगा। तो ये प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्टली एम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में मोस्ट कॉमन ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या प्रायोरिटी में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में होता है? पहला है एनीमिया, सेकंड है मेनोरेजिया, थर्ड है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, फोर्थ है हेडेक। देखिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एनीमिक कंडीशन, कोई पेशेंट है जिसको एनीमिया हो रहा है तो उस हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को एनीमिया हो रहा है तो उसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मेनोरेजिया का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मेनोरेजिया कहेंगे। तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। लेकिन सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है और हेडिक में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं रहता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है? वो इसलिए होता है, यदि हम सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में आईयूडी इंसर्ट करेंगे, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि हम इंसर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिस्क रहेगी किसके लिए, जो डेवलपिंग फीटस, जो फीटस डेवलप हो रहा है, प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको क्या है कि हार्म होने की रिस्क रहेगी, उसको हार्म होने की रिस्क रहेगी कि उसको इंजरी हो सकती है। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, जब आईयूडी इंसर्ट करेंगे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में तो उसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ये इंटरफेयर कर सकती है इम्प्लांटेशन में। इम्प्लांटेशन में जब इम्प्लांटेशन होगा तो उसमें भी ये इंटरफेयर कर सकती है। इसलिए क्या होता है, ये सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में आईयूडी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्री एक्ट वाज एनेक्टेड बाई, जो फैक्ट्री एक्ट है वो कब आया था? पहला ऑप्शन है 1948, सेकंड है 1958, थर्ड ऑप्शन है 1960, फोर्थ ऑप्शन है 1965। जो फैक्ट्री एक्ट आया था 1948, 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड बाई, जो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है वो किसके द्वारा डिलीवर्ड होगी? पहला ऑप्शन है नेजल कैथेटर, सेकंड ऑप्शन है नेजल कैनुला, थर्ड ऑप्शन है नॉन रिब्रीथर मास्क, फोर्थ ऑप्शन है सिंपल ऑक्सीजन मास्क। यदि आपको इसका आंसर आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, आपकी कमेंट हम देखते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो इसमें देखिए, हाई क्वेश्चन में पूछा है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब
हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किसके द्वारा दी जाती है? वो दी जाती है पार्शियल नॉन रीब्रीथर मास्क। इनकी कंपैरिजन करें तो पार्शियल नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा हाईएस्ट कंसंट्रेशन दी जाती है। इसमें यदि हम फ्लो रेट की बात करते हैं, फ्लो रेट जो पार्शियल नॉन रीब्रीथर की मास्क की जो फ्लो रेट रहेगी वो रहेगी आपकी 6 से 15 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन की फ्लो रेट रहेगी 6 से 15 लीटर पर मिनट। और यदि कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन रहती है इसकी 70 से 90%। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगी 70 से 90%। और यहीं हम नेजल कैथेटर की बात करते हैं। नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, इसकी जो फ्लो रेट होती है, फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसकी होती है 1 से 6 और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है 24 से 44%। मतलब नेजल कैथेटर या नेजल कैनुला 24 से 44% तक ही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दे पाते हैं। साथ में यदि अब नॉन रीब्रीथर मास्क है, ये आपका होता है 70 से 90% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहती है। और O2 सिंपल मास्क तो इसमें होती है 5 से 8 लीटर पर मिनट की तो इसकी फ्लो रेट होती है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है 40 से 60%। अब आप इनमें कंपैरिजन कर लीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो इसमें हाईएस्ट किसकी रहेगी? पार्शियल नॉन रीब्रीथर मास्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्पोजल ऑफ द एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग बाई। जो एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है? पहला ऑप्शन है सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल। अलग से उनको, लैंडफिल का मतलब है जमीन में गाड़ देना, अलग से उनको जमीन में गाड़ देंगे। नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल। म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल मतलब म्युनिसिपल वेस्ट में उनको डिस्पोज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ हमको ध्यान देना है, साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। तो जो ड्रग है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं और तो उन ड्रग्स का क्या करते हैं, सबसे पहले केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। पहले केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करने के बाद में फिर इनका क्या करते हैं, लैंडफिल करते हैं, लैंडफिल डिस्पोजल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केमिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले इनको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पीडियाट्रिक नर्स शुड सस्पेक्ट सीवियर हाइपर बिलिरुबिनेमिया। एक पीडियाट्रिक नर्स है, उसको सस्पेक्ट होगा कि बच्चे को क्या है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, मतलब बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा हाई हो रही है। तो व्हेन, कब होगा? पहला ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ द जॉन्डिस आफ्टर 24 आवर, 24 आवर के बाद में जॉन्डिस होना। सेकेंड ऑप्शन है आवरली राइज इन द टोटल सीरम बिलिरुबिन मोर देन 0.2 mg पर डेसीलीटर, जो आवरली इंक्रीज हो रहा है 0.2 mg पर डेसीलीटर सीरम बिलिरुबिन। थर्ड ऑप्शन है जॉन्डिस परसिस्ट अप टू 14 डे इन द टर्म बेबी। एक टर्म बेबी है, उसको क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है 14 दिन तक। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन्डिस एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन ऑन द 1/3 पोस्टनेटल डे। जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन ऑन 3rd पोस्टनेटल डे। 3rd पोस्टनेटल डे में तीसरे दिन बच्चे को क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, एब्डोमेन तक उसको जॉन्डिस हो गया है। तो यहाँ हमको ध्यान देना है, पहला ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस आफ्टर 24 आवर। ये जो 24 आवर में जॉन्डिस हो रहा है, तो इसका मतलब होता है ये कंडीशन किस में होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि एक होता है पैथोलॉजिकल और एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल होता है 24 घंटे के बाद में होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, बच्चे को जॉन्डिस होता है और वो 5 से 7 दिन में रिसॉल्व हो जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है आवरली राइज द टोटल सीरम बिलिरुबिन मोर देन 0.2 mg पर डेसीलीटर। यदि बच्चे का सीरम बिलिरुबिन कितना बढ़ रहा है, 0.2 mg पर डेसीलीटर, तो ये कारण हो सकता है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन्डिस परसिस्ट अप टू 14 डे इन टर्म बेबी है और 14 दिन तक यदि है तो उस कंडीशन को भी हम हाइपर बिलिरुबिनेमिया नहीं कहेंगे।
और नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन्डिस एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन, यदि एब्डोमेन तक पहुंच गया है जॉन्डिस तीसरे दिन तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्केलाइटिंग एजेंट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ऐसा कौन सा एल्केलाइटिंग एजेंट है जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में? पहला ऑप्शन है टेमोक्सिफेन, सेकंड ऑप्शन है एजाथियोप्रिन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरेनब्यूसिल, फोर्थ ऑप्शन है ब्लियोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरेनब्यूसिल। क्लोरेनब्यूसिल क्या होता है? क्लोरेनब्यूसिल होता है एल्केलाइटिंग एजेंट होता है, एल्केलाइजिंग एजेंट होता है और ये यूज किया जाता है कैंसर में। और ये क्या इफेक्ट करता है? ये जब क्लोरेनब्यूसिल दिया जाता है ये इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद कैंसर सेल डीएनए। जो कैंसर सेल होती हैं उनके डीएनए के साथ में इंटरफेयर करता है और क्या कर देता है, टू प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डिवाइडिंग। क्लोरेम्ब्यूसिल दिया जाता है तो क्लोरेम्ब्यूसिल क्या करता है, कैंसर सेल्स होती हैं उनके डीएनए के साथ में इंटरफेयर करता है और उनको डिवाइड होने से, उनको मल्टीप्लिकेशन करने से उनको रोक देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कैंसर में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर में। और नेक्स्ट ऑप्शन है एजाथियोप्रिन। एजाथियोप्रिन क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज में दिया जाता है। क्लोरेम्ब्यूसिल है, ये एल्केलाइटिंग एजेंट है। और नेक्स्ट है आपका ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन क्या है, नॉन एल्केलाइटिंग एजेंट होता है, एल्केलाइटिंग एजेंट। अभी इसमें आ जाता है नॉन एल्केलाइटिंग एजेंट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो आप करते हैं इसमें ब्लियोमाइसिन। और एल्केलाइटिंग एजेंट कौन सा है, क्लोरेम्ब्यूसिल। और ब्लियोमाइसिन नॉन एल्केलाइटिंग एजेंट है और ये किस में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टेस्टिकुलर कैंसर। जो टेस्टिकुलर कैंसर होती है उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। नॉन एल्केलाइटिंग एजेंट होता है, क्लोरेम्ब्यूसिल एल्केलाइटिंग एजेंट होता है जो कि डीएनए के साथ में इंटरफेयर करता है कैंसर सेल के और उनको ग्रोथ होने से बचा लेता है। एजाथियोप्रिन होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज में यूज किया जाता है। टेमोक्सिफेन है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और कई क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जो दिए हुए हैं नीचे ऑप्शन, उनमें से कौन सा है जो प्रमोट नहीं करता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करता है? पहला है रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, जो टाइम होता है उसी टाइम पे रिटर्न होना। सेकंड ऑप्शन है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस, जो भी नर्स प्रॉमिस कर रही है पेशेंट के लिए वो उनको फुलफिल करना। सेकंड ऑप्शन है एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, पेशेंट के वुंड को एग्जामिन करना उसको बिना प्राइवेसी दिए। और फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की जो कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। यदि पेशेंट को हम प्राइवेसी नहीं देंगे, उसके वुंड को एग्जामिन करते वक्त में यदि पेशेंट को प्राइवेसी नहीं देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो ब्रेक होती है और ट्रस्ट, जो पेशेंट का नर्स के ऊपर ट्रस्ट है वो कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है वोमेन कंपेंसेशन एक्ट 1923, सेकंड है सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, फोर्थ ऑप्शन है डाउरी प्रोविजन एक्ट 1998। इसका करेक्ट आंसर होगा ये एग्जाम्पल नहीं है, डाउरी प्रोविजन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज इनकरेक्ट। ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो इनकरेक्ट है व्हाइल गिविंग जेट ट्रैक्ट मेथड इंजेक्शन। किसी पेशेंट को जेट ट्रैक्ट मेथड से इंजेक्शन दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है वो इनकरेक्ट है? प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विद एल्कोहल, इंजेक्शन की साइट है उसको एल्कोहल से स्वाब से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है
यूज निडल दैट एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग, ऐसी निडल यूज करनी है जो कम से कम 1 इंच लंबी हो। नेक्स्ट है रब द इंजेक्शन साइट वेगोरसली आफ्टर द इंजेक्शन, जब इंजेक्शन लगाने के बाद में इंजेक्शन साइट को रब करना है। और लास्ट ऑप्शन है एस्पिरेट द फॉर द ब्लड बिफोर इंजेक्शन, जब भी हम कोई भी इंजेक्शन देते हैं एल्कोहल स्वाब है या स्पिरिट स्वाब है उससे हम क्या है क्लीन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये इंटरवेंशन राइट है। और निडल एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग, यदि हम जेट ट्रैक मेथड से जो हम इंजेक्शन देते हैं वो मोस्टली कौन सा इंजेक्शन होता है, आईएम। तो इस कंडीशन में एटलीस्ट 1 इंच लंबी निडल तो होनी चाहिए। और नेक्स्ट है एस्पिरेट फॉर द ब्लड बिफोर इंजेक्शन, जब भी हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो हम एस्पिरेट करके देखते हैं कहीं वो वेन में तो नहीं चला गया। उस कंडीशन में वेन या ब्लड वेसल्स में कहीं चला गया हो तो उस कंडीशन में हम इंजेक्शन उस जगह नहीं देते हैं। तो एस्पिरेट करना बिल्कुल सही होता है, लेकिन रब द इंजेक्शन साइट वेगोरसली आफ्टर द इंजेक्शन ये नहीं होता है। कि अब हम जेट ट्रैक मेथड किस लिए यूज करते हैं, ऐसा इंजेक्शन जो क्या करता है, लीकेज करता है। जब हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं और हमको वो इंजेक्शन क्या करेगा, लीकेज करता है, तो उस कंडीशन में जेट ट्रैक मेथड यूज किया जाता है। जब हम लीकेज से बचाने के लिए जेट ट्रैक मेथड यूज कर रहे हैं तो उस इंजेक्शन को रब करेंगे तो उस कंडीशन में और ज़्यादा मोर लीकेज होने के चांस रहेंगे, तो इसलिए हमको रब नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज पुअर विजन एंड डिफिकल्टी इन द कलर परसेप्शन, ऐसी कौन सी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो क्या करती है, पुअर विजन को पुअर करती है और डिफिकल्टी इन कलर परसेप्शन, और कलर परसेप्शन में डिफिकल्टी करती है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकंड ऑप्शन है एथाम्ब्यूटोल, थर्ड ऑप्शन है रिफाम्पिसिन, फोर्थ ऑप्शन है पायरिजिनामाइड। इसका करेक्ट आंसर होगा एथाम्ब्यूटोल। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई से चालू हो रहा है एथाम्ब्यूटोल, E4 क्या हो जाता है, आई। तो ये साइट में प्रॉब्लम करती है। देखिए जब कोई पेशेंट है जो एथाम्ब्यूटल, ये क्या है, ये सब ATT एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो एथाम्ब्यूटल है, जब कोई पेशेंट है एथाम्ब्यूटल कंटिन्यूस लेता है तो क्या होता है, उसकी ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी, डैमेज होती है। तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो नॉट डिफरेंशिएट कलर, और ये कलर कौन से होते हैं, एक तो होता है रेड एंड ग्रीन। तो यदि कोई पेशेंट है और वो एथाम्ब्यूटोल ले रहा है तो उसको क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, और क्या है वो पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है रेड और ग्रीन कलर में। और एथाम्ब्यूटोल की एक और बात है, ये बिलो 6 ईयर, 6 और 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, बिलो 6 ईयर चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथाम्ब्यूटोल। एंटी ट्यूबरकुलर कॉज है पुअर विजन कौन सी करती है, एथाम्ब्यूटोल। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम क्या है कि ATT के बारे में कर लेते हैं। ATT एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, या इसको अदर नेम होता है डॉट्स। और ये इसमें क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग होती हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लाइन ड्रग ATT, जिसमें होती हैं आपकी HRZES। HRZES का मतलब होता है आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, एथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। देखिए जो फर्स्ट होती है आइसोनाइजिड, आइसोनाइजिड को का शॉर्ट नाम होता है H जो कि इंडिया ने दिया था, और WHO ने दिया था इसका INH, ये WHO ने दिया था। तो ये आइसोनाइजेड जब हम देते हैं तो ये क्या करती है, बॉडी में पेशेंट के न्यूरोपैथी करती है। न्यूरोपैथी में नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। यदि क्वेश्चन में पूछ लिए कि एक पेशेंट है जिसको दिया जा रहा है डॉट्स थेरेपी दी जा रही है, तो उसको नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी ड्रग की वजह से हो रहा है, तो इसको आपको आंसर चूज करना है आइसोनाइजेड। और हेपेटोटॉक्सिक भी होती है यह ड्रग, जो कि जॉन्डिस भी करती है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी करती है। सेकंड ड्रग है हमारी रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ड्रग होती है, ये सेफेस्ट ड्रग होती है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर हम इसको दे सकते हैं, सेफेस्ट होती है। ये न्यूरोपैथी करती है, हेपेटोटॉक्सिक भी होती है।
और रिफाम्पिसिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आता है आपको सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी, तो आपको चूज करना है रिफाम्पिसिन। और इसके अलावा ये पेशेंट है जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ले रहा है, एटीटी ले रहा है, डॉट्स की थेरेपी, तो उसमें उसका यूरिन का कलर है वो रेड या ऑरेंज हो गया है, तो उस कंडीशन में किस ड्रग की वजह से होता है, वो होता है आपका रिफाम्पिसिन की वजह से। रिफाम्पिसिन जो पेशेंट लेता है तो उसका यूरिन कलर होता है वो ऑरेंज कलर हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी पायरिजिनामाइड। पायरिजिनामाइड का शॉर्ट नेम एच जेड से भी हम इसको सिंबल शो करते हैं, तो जेड या पायरिजिनामाइड। ये क्या करती है, ये करती है यूरिक एसिड इंक्रीज करती है, और यूरिक एसिड इंक्रीज करती है और गाउट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारी जो ड्रग एथाम्ब्यूटोल। एथाम्ब्यूटोल क्या करती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज करती है, और क्या कर देती है, पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है किसमें, रेड में और ग्रीन। कोई पेशेंट एथाम्ब्यूटोल लेता है तो उसको ऑप्टिक, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज करती है ये ड्रग का साइड इफेक्ट। और पेशेंट क्या है कि ज़्यादा यदि लंबे समय से एथाम्ब्यूटोल लेते हैं तो उसको रेड और ग्रीन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है पेशेंट। लास्ट हमारी फर्स्ट लाइन एटीटी में होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन में आया कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी कौन सी ड्रग होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और ये क्या करती है, ये हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है उसको डैमेज करती है, जो हमारी एर्थ क्रीनियल नर्व होती है उसको क्या करती है, ये डैमेज करती है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है यदि इंजेक्टेबल एटीटी कौन सी है, तो इंजेक्टेबल में कौन सी होती है, हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एटीटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अभी हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में पूछा था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज पुअर विजन एंड डिफिकल्टी इन द कलर परसेप्शन। ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर है जो पुअर विजन करती है और कलर परसेप्शन में डिफिकल्टी करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथाम्ब्यूटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन द नियोनेट। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा कि कार्डियो और रेस्पिरेटरी फंक्शन है ऑफ न्यूनेट के नॉर्मल वर्किंग है। तो पहला ऑप्शन है गुड स्किन कलर, सेकंड ऑप्शन है गुड आई कॉन्टेक्ट, थर्ड ऑप्शन है गुड मसल स्टोन, फोर्थ ऑप्शन है गुड क्राई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुड स्किन कलर। द सक्शन ऑफ द इंटरनल फ्लूइड ऑफ द कॉर्प्स एंड द इंजेक्शन एम्ब्लेमिंग केमिकल इनटू द बॉडी कैविटी यूजिंग ए एस्पिरेटर ट्रोकार। देखिए क्वेश्चन में पूछा है ट्रोकार, ट्रोकार जो एस्पिरेटर है उसका यूज करके बॉडी कैविटी के अंदर से सक्शन करना बॉडी फ्लूइड को, और उसके अंदर केमिकल एम्ब्लेम करना, केमिकल डालना, तो उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है सरफेस एम्ब्लेमिंग, सेकंड है केविटी एम्ब्लेमिंग, थर्ड ऑप्शन है हाइपोडर्मिक एम्ब्लेमिंग, फोर्थ ऑप्शन है आर्टेरियल एम्ब्लेमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केविटी एम्ब्लेमिंग। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल हार्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने लायक है अपकमिंग एग्जाम में। ऐसी कौन सी मसल्स है जो बॉडी की वो क्या किस नाम से जानी जाती है, पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट के नाम से जाने जाने वाली मसल्स कौन सी है। पहला ऑप्शन है डेल्टॉइड मसल्स, सेकंड है सोलियस, थर्ड है ट्राइसेप्स, फोर्थ है ग्लूटियस। तो इसका करेक्ट आंसर है सोलियस। सोलियस मसल है वो पेरिफेरल हार्ट के नाम से जानी जाती है। अब देखिए काफ मसल्स, सोलियस मसल्स ऑल्सो नोन एज सेकंड हार्ट बिकॉज they are important for the returning venous blood from the peripheral to heart। काफ काफ मसल्स होती है जो सोलियस मसल्स होती है, इसको सेकेंडरी हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। जो वेनस ब्लड है जो रिटर्न हो रहा है हार्ट के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है, ये हेल्प करती है वेनस ब्लड को रिटर्न करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा टर्म हॉस्पिस यूज टू मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज। पहला ऑप्शन है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, सेकंड है हार्ट पेशेंट, थर्ड है साइकेट्रिक पेशेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो हॉस्पिस वर्ड है ये किस डिजीज में यूज किया जा रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। जब कोई भी लास्ट स्टेज में
पेशेंट होता है तो वहाँ यूज की जाती है टर्म्स हॉस्पिस। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।